हेलो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी। आज जो हम शुरू करेंगे उसी में आगे शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे भारत को जो संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है, उसको तैयार करने में जो सोर्सेस लिए गए, कहाँ कहाँ से लिए गए। देखो, हमारे भारत के संविधान को क्या कहा जाता है कि ये भाई आधा उधार लिया हुआ है, यानी कि उधार का मतलब हमने बोरोड किया हुआ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बोरोड तो किया है, बट हमने क्या करा, एक्सपीरियंस कर रखे हैं, हमने अनुभव किया है। भारत ने क्या करा, भारत के जो संविधान के जब बना रहे थे लोग, संविधान सभा बनी थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक्सपीरियंस कर रखा था कि हाँ भाई हमारे भारत के अंदर ये समस्याएं चल रही हैं। इन समस्याओं को चलते हुए देखते हुए उन्होंने क्या करा, फैसला किया कि हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसी में मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस लिए गए, ठीक है। भारत के संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस लिए गए, स्रोत लिए गए। स्रोत का अर्थ मतलब क्या है, अर्थ है कि कहाँ से कौन सी चीज उठाई गई है, ठीक है। तो यूएसए से क्या ले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जितने भी मौलिक अधिकार। आप मौलिक अधिकार समझ लो, एक इंसान को जीने के लिए जो जो अधिकार चाहिए, वो अधिकार, यानी उसके फ्रीडम के लिए जितने अधिकार चाहिए, उसके राइट्स जितने होने चाहिए, वो सारे के सारे किसमें है, मौलिक अधिकार में है, फंडामेंटल राइट। ये हमने कहां से ली, यूएसए से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने आप में काम कर सके, फ्रीडम हो के, किसी चीज की समीक्षा करनी हो, समीक्षा कर सके। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि अगर मैं कहूं एम वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जो पद है, उस पद की के बारे में हमें जिक्र कहाँ मिलता है, यूएसए, यानी हमने कहां से उठाया, यूएसए से उठाया। राष्ट्रपति का महाभियोग, अगर मैं कहूं इंपीचमेंट ऑफ किसका, प्रेसिडेंट का, वो कहां से मिलता है हमें, वो हमें मिलता है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा से हमने देखा संघीय व्यवस्था। भारत अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है। अर्ध संघीय और संघीय व्यवस्था का मतलब समझ लो, संघीय का मतलब यह है कि पावर किसके पास में होगी, सेंटर के पास में होगी, ठीक है। केंद्र के पास में पावर होगी। पावर का क्या होगा, बंटवारा होगा धीरे धीरे आगे, ठीक है। जैसे स्टेट के पास है, ठीक है, नीचे आ जाओ, पंचायत के पास में पावर चली जाती है। तो यही है पावर का बंटवारा। तो भारत क्या है, अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां का अर्थ समझ लो आप, अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या है। अवशिष्ट शक्तियों में होता क्या है कि जब मैंने अगर बताया, मैंने 3 प्रकार की लिस्ट है हमारे पास में, अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो अगर मैं देख के चलूं, अगर मैं सूची देख के चलूं, तो 3 लिस्टों में हम देखते हैं कि एक लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट है हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो अगर मैं बात करूं पहली लिस्ट, अगर मैं संघ सूची की बात करूं, दूसरे नंबर पर मैं राज्य सूची की बात करूं, तीसरी समवर्ती सूची की बात करूं, इनके अंदर में जो टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक अगर बाहर आ जाता है, इनके अलावा कोई टॉपिक बाहर आ जाता है, आप इसे इस तरीके से समझिए, एक तरीके से ये पूरा भारत है, ठीक है। आप पूरे भारत को देखें, ये स्टेट है, ये यूनियन है। तो यूनियन के पास में क्या है, यूनियन के पास में केंद्र की, यानी कि अगर मैं बात करूं सेंटर के पास में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नियम बनाएगी वो कुछ लिस्ट है उसके पास में कि हाँ भाई तुम इसके अंदर में बना सकते हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है स्टेट की। स्टेट अपने अंदर में एक, अपने पास में एक लिस्ट है स्टेट की कि तुम इन इन टॉपिक्स के ऊपर में बना सकते हो, यानी कि स्टेट में चाहे तो स्टेट पुलिस अपने आप में कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें क्या है, स्टेट के पास में है। अब कुछ ऐसी सूचियां हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा आपका एजुकेशन को लेके, एजुकेशन को लेके दोनों बना सकते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं। स्टेट के अपने बोर्ड होते हैं, सेंटर का अपना बोर्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या होगा, ये तीसरा समवर्ती सूची हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट हो गया। अब इनके बाहर कोई टॉपिक रह जाता है, ठीक है, कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो क्या है, इन तीनों के बाहर है, तो वो का सारा किसके पास में आ जाएगा, केंद्र के पास में आ जाएगा, संघ के पास में आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। अब से शक्तियां, ठीक है, वो शक्तियां कहां से मिली हमें, कनाडा से मिली, ये हमने कनाडा से उठाया। थर्ड वन, इंग्लैंड। इंग्लैंड से हम मैं बात करूं तो इंग्लैंड से सारी की सारी व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ही उठाई हुई है, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने ही हम पे राज किया था, हमारे भारत पे राज किया था, तो उनका सिस्टम था, वही सिस्टम हमने पूरा फॉलो किया है। तो उसमें क्या सबसे पहले फॉलो करने वाली चीज थी, वो संसदीय व्यवस्था। सिंपल सी बात, उन्होंने नियम यहाँ पे अपने खुद के नियम बनाए और उन्होंने जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी, वही गवर्नमेंट उन्होंने क्या करा, हैंड ओवर कर दी हमें, उसी को तो हैंड ओवर करा। तो वही व्यवस्था चल रही थी। तो संसदीय व्यवस्था हमारे भारत में, अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलूं तो वो कहां से मिला हमें मिलता है इंग्लैंड से। कानून की शासन अवधारणा, शासन अवधारणा का मतलब क्या है, शासन करने का तरीका कैसे होगा, भारत पे अगर शासन किया जाएगा, शासन करने के लिए कि कैसे कैसे नियम होंगे कि हमें ऐसे ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे नियम हमें कहां से मिलते हैं, कानून की शासन अवधारणा सारी की सारी इंग्लैंड से मिलती है। एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता का मतलब भी मैं बता देता हूँ नागरिकता का अर्थ क्या है। यहाँ पे एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर आप एक देश में रह रहे हो, ठीक है, तो एक देश में रहने के बाद भी आपकी एक जगह पे एक ही नागरिकता रहेगी, यानी कि पूरे पूरे देश में क्या रहेगी, आपकी एक नागरिकता रहेगी। अगर आप सपोज मानो कि आप चले गए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी अलग नागरिकता नहीं रहेगी, ठीक है। बट ये केस अलग है अमेरिका के केस में। अमेरिका और कुछ अनदर कंट्रीज हैं जिनके केसेस में थोड़ा सा अलग है। वहां पे क्या होता है कि अमेरिका के अंदर में देख लो, आपको पता क्या होता है, अमेरिका के अंदर में सेंटर की अपनी एक क्या है, एकल नागरिकता नहीं है। वहां पे एक अपनी एक अलग नागरिकता है। लेकिन अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, अगर मैं कोई स्टेट्स ले लेता हूं ए बी सी डी ई, यानी कि ये वहां के स्टेट्स मान लो आप, अगर ये स्टेट्स हैं तो इन स्टेट्स की अपनी अलग नागरिकता है। आप देख के चल रहे हैं, तो यहां पे क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है। क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का अर्थ समझते हैं कि वहां पे दो नागरिकता चल रही है एक ही देश के अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अंदर में क्या है, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता चलती है। अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप ले रखी तो आप मान के चलो कि पूरे भारत में आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, ठीक है, तो उन 28 राज्यों में आपको क्या मिलेगा, आपको सेम ही राइट मिलेंगे जितने होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। एंड दी फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन हमारे पास है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहां से लिया, इसका मतलब समझ लो। यानी कि अगर जो व्यवस्था चलेगी, यानी कि अगर मैं कहूं फेडरल इंडिया है तो संघीय व्यवस्था है, अगर केंद्र चला रहा है, सरकार चल रही है, तो उस सरकार कैसे चलेगी, उसकी क्या है, गाइडलाइन दी गई है कि भाई देश को चलाने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे देश चलेगा, ठीक है, इन नियमों पे चलेगा। वो हमारे के सारे किसमें, आयरलैंड से उठाए हमने ये। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टर कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्ट्रल कॉलेज होता क्या है ना, कि हम जो देखते हैं जिस तरीके से डायरेक्ट चुनाव होते हैं ना, उन चुनावों में हम देखते हैं कि हमें डायरेक्ट वोट दिया और चुन लिया किसी को। बट जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उसको चुनने का तरीका काफी अलग है, उसे मैं समझाऊंगा जब आगे हम क्लासेस करते रहेंगे। उस जो सिस्टम को लिया वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। नेक्स्ट वन, फ्रांस। तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में हमने दो चीजें ली है, गणतंत्र और गणराज्य। तो गणतंत्र का मतलब समझते हैं और गणराज्य का मतलब समझते हैं। गणतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुनना किसी को, ठीक है, क्या है, चुनने तक की बात हो रही है, सिर्फ लोगों द्वारा किसी चीज को चुनना। यानी कि अगर मैं कहूं किसी को चुन लिया गया, लोगों के द्वारा चुना गया है। लेकिन गणराज्य का मतलब क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होगा, लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शासन करेगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या है, हमारा देश क्या है, गणराज्य है, ठीक है, हमने चुना और वही शासन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गणराज्य और गणतंत्र। ये हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जर्मनी। राष्ट्रपात का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। जर्मनी से हमने काफी सारी चीजें अच्छी सीख ली। ये सीख ली कि भाई अगर सपोज मान लो कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और ऐसी इमरजेंसी कोई महामारी आ गई, कुछ बड़ी समस्या आ जाती है, तो उस समय क्या होगा। तो इमरजेंसी के जितने भी राइट्स हमने देख लिए वो जर्मनी से देख लिए। जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में काफी ज्यादा आपातकाल लगे, तो उसमें वहां से सीखने को मिल गया कि हाँ भाई वहां से हमें ये चीज उठानी मिली थी। तो राष्ट्रपात पर मौलिक अधिकारों पर क्या होगा। अगर सपोज मान लो कि एक इमरजेंसी पड़ गई, इमरजेंसी जैसे अब अगर मैं कहूं कि जैसे लॉकडाउन पड़ा था, तो क्या होगा, तो लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो इसमें क्या होगा था, आपके काफी सारे राइट टू फ्रीडम, यानी आपके काफी सारे अधिकार क्या हो गए थे, मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट, जिसको कोई भी नहीं ले सकता, जिसके लिए आप सीधे डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स को लेके। उन राइट्स के अंदर में क्या हो गया था, हनन हो गया था आपका, क्या हो गया, उन राइट्स के अंदर हनन हो गया, आपके राइट्स कम हो गए थे। तो आपके जो मेन राइट्स हैं, मुख्य राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जो संविधान से मिले हुए हैं, उन राइट्स के अंदर जो कटौती की जा सकती है, उसके अंदर जो प्रावधान थे वो कहां से लिए, हमने जर्मनी से लिए। जर्मनी से हमने ये प्रावधान लिए। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन। संविधान के अंदर ये गया था कि भारत के संविधान के अंदर हम कैसे कैसे संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान का जो संशोधन है, संविधान में जितने भी चेंजेस हम कर रहे हैं, जो आज तक मैं कहूँ 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान के अंदर में, वो 104 अमेंडमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो कैसे कर रहे हैं, वो इसका सहारा लेते हैं। संविधान संशोधन किसका, आर्टिकल 356 का, जो कि हमने कहां से उठाया, साउथ अफ्रीका से उठाया। ये आपको ध्यान होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। 9, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली संवर्ती सूची। मैंने 3 लिस्ट बताई थी आपको, तीनों लिस्ट में से आप में से देखेंगे तो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से लिया था। संवर्ती सूची वही सूची थी जिसमें राज्य और संघ यानी कि केंद्र दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक पे कानून बना सकते हैं या नियम बना सकते हैं। अगर ऐसे नियम कोई भी जो दोनों के दोनों बना सकते हैं, वो कहां से हमने उठाई थी, संवर्ती सूची, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्वीडन। स्वीडन से हमने लोकपाल लिया। लोकपाल का मतलब आप समझे
कि समस्या निवारक मंडल बोल सकते हैं, समस्या निवारक, या फिर कोई भी संस्था बोल सकते हैं, या एक ऐसा पद जहां पे क्या है किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो किसी की भी कंप्लेंट हो। तो जो स्वीडन से हमने लिया, क्या लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? स्वीडन से लिया। आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं संविधान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो समझ लें। पहले आप समझ लें भाग का अर्थ क्या है। यहाँ पे भाग का अर्थ है कि चैप्टर डिवाइड कर दिया जाना है। अगर मैं कहूँ एक कहानी है, कोई कहानी ले ली, एक स्टोरी ले ली मैंने, और स्टोरी को मैंने क्या करा, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वही किया गया है, एक किताब को कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक पूरी की पूरी कहानी है, उस कहानी को किस में डिवाइड कर दिया गया, कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो मूल रूप से जो भाग थे, मूल संविधान था, उसमें जो भाग थे, यानी कि हमारा जो संविधान बना था, जब हमने 26 नवंबर 1949 को जब हमने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था ऑफिशियली, तब इसमें 22 कितने थे? 22 भाग थे, जो कि बढ़कर आज कितने हो गए? 25 हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद थे 395। जब 26 नवंबर 1949 को जब हमने क्या करा था, ऑफिशियली एक्सेप्ट करा था, 395 आर्टिकल थे, जो आज बढ़ के क्या हो गए? 448 हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, आर्टिकलों की संख्या 395 ही है, काउंट करोगे तो 395 ही आएंगे। लेकिन हुआ क्या है, किसी में क जोड़ दिया, किसी में ख जोड़ दिया, किसी में हटा दिया, किसी को हटा के कहीं और जोड़ दिया, क ख ग घ, किसी में अड़ा जोड़ दिया, किसी में त जोड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब ABCD का सीक्वेंस चल रहा था, ABCD, यानी अगर मैं कहूँ 243 का A चल रहा है, B चल रहा है, और उसमें C जोड़ दिया, तो उसको क्या है कि उसको अमेंडमेंट में लेके हुए क्या कर दिया, उसमें सोचा गया कि हाँ भाई ये भी मूल संविधान का हिस्सा है, तो उसे बना दिया, किसी में ऐड कर दिया। ऐसे हमारे 448 बनते हैं, वरना अगर हम देख के चले तो 395 ही अभी भी। अनुसूची देख लें, अनुसूची कितनी हमारी? अनुसूची 8 थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई, ठीक है। अनुसूची का मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका जिस पे गवर्नमेंट चलेगी कि हाँ भाई इस तरीके से मेनली क्या करेगी, जो सिस्टम चलेगा, ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम चलेगा, गवर्नमेंट का जो सिस्टम चलेगा, मुख्य रूप से ऐसे चलेगा। तो हम देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भागों में हम देखते हैं भाग 1। तो भाग 1 में देखेंगे संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ एवं उसके क्षेत्र का अर्थ समझ लें क्या है, कि कोई देश है, देश के अंदर में कुछ राज्य हैं, तो उसके राज्यों को कोई बाहर का क्षेत्र है। यानी अगर मैं कहूं कि भारत है, भारत नेपाल को मिलाना चाहता है, तो उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं कि भाई भारत को मिलाया जाएगा, इस तरीके से मिलाया जाएगा, ये प्रोसेस होगा। तो वो सारे के सारे हमें कैसे मिलेंगे? संघ एवं उसके क्षेत्र, यानी कि हमें भाग 1 में मिल जाएगा। और किसी को निकालना, किसी देश को अगर हमें किसी राज्य को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे? वो इससे करेंगे, इसमें अगर दे रखा हुआ प्रावधान दिया होगा तो हम उसके अनुसार कर लेंगे। सेकंड, नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11 आर्टिकल, जितने भी हमारे अनुच्छेद है 5 से 11, वो हमें क्या कहते हैं? सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। सिटीजनशिप में आप क्या अर्थ समझेंगे कि कोई व्यक्ति है, काफी लंबे समय से भारत में रह रहा है, और रहने के बाद में उसे क्या है कि उसे फिर भी उससे नागरिकता नहीं मिली है, तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, प्रोसेस क्या होगा नागरिकता देने का, वो सारी चीजें। अगर सपोज मान लो कि किसी का फादर बाहर का है, यानी कि फॉरेन कंट्री का, मदर कहाँ की? इंडिया की है, तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वो सिटीजनशिप के जितने भी राइट्स हैं वो के सारे आपको कहां से मिलेंगे? भाग 2 से मिलेंगे, चैप्टर 2 से मिलेंगे, ठीक है, एक तरीके से। तीसरा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि एक व्यक्ति को जीने के लिए जो अधिकार चाहिए कि उसको राइट टू फ्रीडम, अपने आराम से घूम सके, कहीं पे भी आ सके, जा सके, ठीक है, वो सारे के सारे अधिकार उसे कहां से मिलेंगे? जीने का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार, सारे के सारे मौलिक अधिकार, यानी कि मुख्य अधिकार, यानी एक हर एक व्यक्ति के पास में वो अधिकार होने चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को, गरिमापूर्ण जीवन को जी सके। गरिमा का पूर्ण जीवन का मतलब है कि सम्मान से जीवन को जीना, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का ऐसा प्रतिबंध ना हो जो अननेसेसरी हो, अनावश्यक हो, ठीक है। तो ऐसे कैसे मौलिक अधिकार हमें पार्ट 3 में मिल जाते हैं। 4th में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने इसको आपको समझा दिया था कि भाई एक देश है वो कैसे चलेगा, उसके अंदर जो प्रिंसिपल या पॉलिसी दे रखी है उनके अनुसार चलेगा, उनके नियम के अनुसार चलेगा, कुछ गाइडलाइन दे रखी है उसके अनुसार एक देश को चलाया जाएगा। तो वो हमारे किसमें? पार्ट 4 में रखे। ये हमारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने उठा लिए हैं, ठीक है। अब 4th ए में या काम में मौलिक कर्तव्य, जाने कि हमारी एक देश के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, यानी हम देश में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भारत के प्रति हमारी क्या क्या मुख्य ड्यूटीज हैं, क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जो हमें निभाने चाहिए। हमें जैसे झंडे को नहीं फाड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं जलाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पे, संघ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि संघ, यानी कि अगर मैं केंद्र की बात कर रहा हूं तो केंद्र के पास में कौन कौन से राइट होंगे? 51 से लेके 151 आर्टिकल तक दे रखा है।
अगर नेक्स्ट बात करता हूं हमें 6 में राज्य यानी स्टेट के पास में कितनी पावर होगी, कोई भी स्टेट है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं, कर्नाटका की बात करता हूं, महाराष्ट्र की बात करता हूं, असम की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, तो इनके पास में जो राइट्स हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं, 152 से 237 में इनके पास में राइट दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत का प्रावधान, यानी पंचायत कैसे होगी, पंचायत में किस तरीके के प्रावधान होंगे, पंचायत अपने तरफ से कौन कौन से नियम बना सकती है, कौन कौन से नियम नहीं बना सकती है। तो पंचायत का प्रावधान हमें मिल जाता है 9th पार्ट में। ठीक है, तो वो आर्टिकल कहाँ है, 243 से ले 243 में क से लेकर अड़ा तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 9th A क नगर पालिका। नगर पालिका के अपने एक अधिकार है, नगर पालिका कैसे चलेगी, म्युनिसिपैलिटी की अपने आप में कैसे चलेगी, कैसे रन करेगी। तो म्युनिसिपैलिटी में जो दिए गए हैं आर्टिकल 243 में त से लेके य छ तक, ये छ तक का मतलब क्या है, ता से लेके आप आगे तक चलेंगे, त थ द ध न या तक आएंगे, या के बाद में फिर अपने आप में शुरू हो जाएगी रोटेशन। कैसे, या के बाद में य क य ख य ग य घ, आप समझ रहे होंगे। तो ये से लेके छ तक। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 15वां भाग हमें कहता है निर्वाचन के बारे में, जो हमें बताता है निर्वाचन के हमारे यहाँ पे देश में जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ केंद्र लेवल की बात करूं या स्टेट लेवल की बात करूं, अगर या मैं किसी छोटे लेवल की बात करता हूं तो वहां पे कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो वो प्रक्रिया सारी की सारी हमें किसमें दे रखी है, हमें दे रखी निर्वाचन में। 15वें भाग में हमें ये सारी चीज रखी है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यही दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं 17वां। तो 17वें में हमें राजभाषा का दे रखा है, राजभाषा हमें 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक दे रखी है। राजभाषा का अर्थ समझ लो कि हमारे देश में जितनी भी भाषाएं, हमारा देश क्या है, बायोडाइवर्स है, यानी कि अगर मैं बायोडाइवर्स के साथ में देखूं तो विभिन्न प्रकार के हमारे देश में क्या है, लोग रहते हैं और वहां पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर मैं बात करूं कर्नाटका में अलग भाषा बोली जा रही है, तो ऐसे हमारी भाषाओं में क्या है, थोड़ा सा अलग अलग विभिन्नता है। तो विभिन्नता के कारण हमारे देश में क्या है, फिर भी यूनिटी है। तो उसमें जो भाषाएं हैं, भाषाओं को जो कैसे हमें उन भाषाओं को क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है, उन भाषाओं को हमें ऐड करना है, रिमूव करना है। ठीक है, वो सारी की सारी राजभाषा है हमारी क्या है, वो हमारी अगर मैं बात करूं भाग 17 में हमें दी गई है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 18वां। भाग 18वां में दे रखा है अपात। तो मैं बात कर रहा हूं अपात की, तो अपात हमने कहां से उठाया था, जर्मनी से उठाया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो पार्ट 18वां है वो अपात का जर्मनी से उठाया था। तो वो हमने कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 352 से लेकर 360 तक। यानी कि अगर मैं बात करूं कि स्टेट इमरजेंसी कौन सी होगी, हमारी 3 प्रकार की इमरजेंसी है, उन इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे ढंग से डिटेल में। ठीक है, तो ये इमरजेंसी का जो फंडा है वो हमने जर्मनी से उठाया था और हमने देखे इसे पार्ट 18 में डाल रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट 20। पार्ट 20 हमें कहता है कि संविधान संशोधन 368, यानी आर्टिकल 368 हमें क्या कहता है, संविधान संशोधन। संविधान में जितने भी संशोधन हम कर सकते हैं वो सारे के सारे किस में होंगे, आर्टिकल 368 के में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में जाना, यानी कि हम कहें तो हमने किस किस कंट्री से कौन कौन से स्रोत उठाए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जर्मनी से, तो जर्मनी से हमने आपातकाल का कॉन्सेप्ट उठाया। अगर मैं बात करूं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वहां से हमने मौलिक अधिकारों को उठाया। तो हमने ये जाना कि हमने कौन कौन से स्रोत कौन कौन सी कंट्री से उठाए हैं। दूसरा हमने जाना भारत संविधान की आउटलाइन को, देखो रूपरेखा को जाना। रूपरेखा में हमने ये जाना कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद अभी हैं और अब वर्तमान में कितने हैं और मूल रूप से कितने थे, और कितने भाग मूल रूप से थे और अब कितने भाग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जानी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यही जानेंगे पार्ट कितने हैं, और पार्ट के बारे में तो हमने जान ही लिया था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, शेड्यूल के बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे अनुच्छेदों को लेके। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें क्या होगा, क्वेश्चन हमारे ज्यादा बनते हैं। तो आप क्या करें, कंटिन्यू रखें अपनी क्लास को और देखते रहें वीडियोज को। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।